लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कॉम्प्लिकेशंस इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मान लीजिए ए कोई रिएक्टेंट है और ये आपको बी में जा रहा है और सी में जा रहा है। ये आपको पैरेलल रिएक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पैरेलल रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। पैरेलल रिएक्शन इसको इसलिए कहा जाता है कि ए से ही बी जा रहा है और ए से ही सी जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग पैरेलल रिएक्शन कहते हैं। T इज इक्वल टू 0 पर मान लीजिए कि ये ए है, ये 0 है और ये 0 है। एनी टाइम टी पर मान लो इस साइड कुछ ये रिएक्शन गया है, तो मान लेते हैं ये एक्स बना और ये आपको वाई बना। तो कितना बचेगा आपको? a माइनस एक्स माइनस वाई आपको बचेगा। ठीक है, फिर से देखें, t इज इक्वल टू 0 पर a का कॉन्सेंट्रेशन a है, b का 0 है और c का 0 है। एनी टाइम t पर a कुछ b में गया होगा, मान लीजिए वो x है, a कुछ c में गया होगा, मान लीजिए ये y है, और a कितना बचा होगा? a माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, मान लेते हैं इसका रेट कांस्टेंट k1 है, इसका रेट कांस्टेंट k2। ठीक है, मुझे ओवरऑल रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा ये पता करना है। हाफ लाइफ्स इनके कैसे रिलेटेड होते हैं, B और C जो भी आपको बनेगा उनके अमाउंट के रेशियो एनी टाइम t पर क्या होगा, इन सब चीजों को हमें इसमें पता करना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो यहां से यहां जाना भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है और ए से सी जाना भी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। तो बी के बारे में आप क्या लिख सकते हैं? बी आपका प्रोडक्ट है, इसलिए dB by dt इज इक्वल टू K1 इंटू ए। और इसी तरह से इस साइड जाने में dC by dt इज इक्वल टू dC by dt इज इक्वल टू K2 इंटू ए। एंड देयरफॉर जिस रेट से ये बन रहा है उस रेट से ये कंज्यूम हो रहा है, और जिस रेट से ये बन रहा है उस रेट से ये भी ये कंज्यूम हो रहा है। ये दोनों साइड कंज्यूम हो रहा है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो नेट इसका कंजम्पशन रेट क्या हो जाएगा? माइनस dA बाई dt माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू इसके बनने करें dP बाई dt प्लस dC बाई dt। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो dB बाई dt आपको है K1A एंड dC बाई dt है आपको K2 इंटू ए। इसको लिख सकते हैं माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू ए पावर 1 माइनस dA बाई dt इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इंटू ए पर पावर 1। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसको लिख सकते हैं माइनस, इसको लिखा जा सकता है एक और चीज
K effective into A, K effective into A, where K effective is equal to K1 plus K2। मतलब A से B में जाना और A से C में जाना, इफेक्टिवली A को आगे जाने का रेट कांस्टेंट का वैल्यू K1 प्लस K2 के बराबर है। ठीक है, अगर आपको ये दो के बजाय B C D होता और K1 K2 K3 होता तो K इफेक्टिव आपको क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3 से दिया जाएगा आपको। ठीक है, एक आपको टर्म बढ़ गया। तो यहां से आप लिख सकते हैं therefore माइनस DA बाई A इज इक्वल टू K इफेक्टिव इंटू DT। इंटीग्रेट करेंगे हम लोग T इज इक्वल टू 0 पर A का वैल्यू आपको A नॉट है, एनी टाइम T पर A का वैल्यू आपको A है। इस तरह का डेरिवेशन हम लोग पहले भी किए हुए हैं। इससे डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि आपको A का वैल्यू आता है A नॉट T रेज़ टू द पावर माइनस K इफेक्टिव इंटू T। ये आपको इसका वैल्यू आता है। ठीक है, इसको सोल्व करने पर ये आता है। हम लोग पहले भी इस चीज को देख चुके हैं। ठीक है, अब इसीलिए हम लोग को अगर B निकालना हो, B एनी टाइम पर क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं therefore dV by dt इज इक्वल टू K1 इंटू A। A का वैल्यू कितना है, A नॉट E रेज़ टू द पावर माइनस K इफेक्टिव इंटू T। आप देख सकते हैं ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, केवल ये वेरिएबल है। इसको निकाल सकते हैं dV इज इक्वल टू K1 A नॉट K इफेक्टिव इंटू T इंटीग्रेशन T इज इक्वल टू 0 पर B कितना था, 0 था। एनी टाइम T पर B कितना है, X है। मान के चलिए B, तो यहां पर इंटीग्रेट करेंगे B माइनस 0 आ जाएगा, यहां आ जाएगा K1 A नॉट। आप यहां पर देखिए K इफेक्टिव पावर में, तो माइनस K इफेक्टिव इंटू E रेज़ टू द पावर माइनस K इफेक्टिव इंटू T हो जाएगा विथ 0 टू T। इसको आप नोट कर सकते हैं। यहां से आपको आ जाएगा therefore B at any time T is equal to minus K1 A naught by K effective। T का वैल्यू एक बार T पुट कर दीजिए और एक बार 0 पुट कर दीजिए। E रेज़ टू द पावर माइनस K इफेक्टिव इंटू T माइनस 0 रखेंगे पावर तो 1 हो जाएगा। इस -1 को यहां पर आप अंदर में ले आइए, क्या लिखेंगे K1 A नॉट और K इफेक्टिव किसके बराबर है आपको, K1 प्लस K2 था। K1 प्लस K2 1 माइनस अंदर जाएगा, उल्टा हो जाएगा। E रेज़ टू द पावर माइनस K इफेक्टिव इंटू T। ये आपको B है। सिमिलरली C को क्या लिखा जा सकता है, K2 A नॉट बाई K1 प्लस K2
1 minus T raised to the power minus K effective T. Therefore, B का कॉन्सेंट्रेशन और C के कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो जब निकालने जाएंगे तो आपको ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, A नॉट भी कैंसिल हो जाएगा. You will get just K1 by K2. Valid for any time t. ये किसी भी टाइम t के लिए आपको वैलिड होगा. ठीक है, बढ़िया. अब हम लोग को थोड़ा सा और काम करना है इसके ऊपर. ठीक है, नाउ we have K effective is equal to K1 plus K2. इसको लिख सकते हैं, ये K1 है पहले रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ये दूसरे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, और ये ओवरऑल जो पैरेलल रिएक्शन हो रहा है उसका रेट कांस्टेंट है. ठीक है, तो K इफेक्टिव यहां पर लिख सकते हैं Ln2 by T half effective is equal to Ln2 by T half पहले प्रोसेस का, Ln2 by T half दूसरे प्रोसेस का. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में T half और Ln2 के बीच में क्या रिलेशन होता है? T half is equal to Ln2 by K होता है. तो ऐसा K किसके बराबर हो जाएगा? Ln2 by T half हो जाएगा. तो पहले वाले के लिए हो गया Ln2 by T half पहले का, दूसरे वाले के लिए Ln2 by T half दूसरे का, और ओवरऑल प्रोसेस के लिए Ln2 by T half ओवरऑल प्रोसेस. ठीक है, ठीक है. इस तरह का इसको हम आगे में पढ़ाएंगे तो ये आपको कैंसिल हो जाएगा. क्या बनेगा आपको? देयरफॉर 1 by T half ओवरऑल प्रोसेस का इज इक्वल टू 1 by T half पहले प्रोसेस का 1 by T half दूसरे प्रोसेस का. आपको इस पर क्वेश्चन कैसा आएगा? आपको इसमें क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कहेगा कि A से B गए, C गए, यहां का T हाफ 5 मिनट है और यहां का T हाफ 10 मिनट है. तो पूछेगा कि T हाफ इफेक्टिव क्या होगा? तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं 5 मिनट 10 मिनट्स. ठीक है, इनको रखेंगे, सोल्व करेंगे, हमको ये आ जाएगा यहाँ से. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आप इस पर बना सकते हैं. ऑल्सो इसमें एक चीज और आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा कि अगर A से B गए और C गए, A से B जाने का एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये है, A से C जाने का EA2 है. तो EA इफेक्टिव क्या होगा? मतलब ये जो कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है उसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होगा ओवरऑल प्रोसेस? ये आपसे पूछा जाएगा. तो कैसे करेंगे? We have K effective is equal to K1 plus K2. K effective क्या होगा? A effective into E raised to the power minus EA effective by
RT is equal to A1 e raised to the power EA1 by RT plus A2 e raised to the power EA2 by RT। लिख सकते हैं इसको। ये आपको यहां से आएगा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। दोनों साइड हम लोग टेम्परेचर से इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है। तो एक्सपोनेंशियल का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो जो रहता है पहले वही आता है, लिखेंगे। और ए इफेक्टिव e raised to the power minus EA इफेक्टिव by RT इंटू जो पावर में हम उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो माइनस EA इफेक्टिव बाई R इंटू -1 बाई T स्क्वायर। ऐसा डिफरेंशिएशन इसके लिए भी आएगा और इसके लिए भी आएगा। क्या लिख सकते हैं? A1 e raised to the power minus EA1 by RT इंटू ये माइनस माइनस यहां पर क्या लिखेंगे, ऐसा ही टर्म यहां भी आएगा, ठीक है। मैं मिटा देता हूं ऊपर में। माइनस EA1 by R माइनस 1 by T स्क्वायर प्लस एक इसके लिए भी ऐसा टर्म आएगा A2 e raised to the power minus EA2 by RT माइनस EA2 by R माइनस 1 by T स्क्वायर। यहां आप एक चीज देख सकते हैं कि माइनस माइनस प्लस आपको सब जगह हो जाएगा, और नीचे का RT स्क्वायर और RT स्क्वायर आपको कैंसिल हो, ठीक है। और साथ साथ इसका वैल्यू इसके बराबर है, और यही चीज यहां बचा भी है A1 e raised to the power minus EA1 by RT इंटू EA1। ऐसा सब जगह है, तो लिख सकते हैं K इफेक्टिव इंटू ये पूरा K इफेक्टिव में चला जाएगा EA इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 EA1 एंड K2 EA2 आएगा। यहां से आपको आ जाएगा therefore EA इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 EA1 K2 EA2 by K इफेक्टिव और K1 EA1 K2 EA2 by K1 plus K2 is equal to EA इफेक्टिव। तो हम लोग यहां पर क्या क्या सीखे कि जब दो पैरेलल रिएक्शन चल रहा हो तो उन दोनों पैरेलल रिएक्शन में ओवरऑल प्रोसेस का
एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ओवरऑल प्रोसेस का के इफेक्टिव क्या होगा, ओवरऑल प्रोसेस का हाफ लाइफ क्या होगा, एनी टाइम टी पर बी एंड सी जो बनेगा उनका रेशियो क्या होगा अमाउंट का। ये 4 बातें हम लोग सीखें, ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसा आएगा आपको, K1 EA1 K2 EA2 दिया हुआ है, आपको EA इफेक्टिव पूछा है। आगे हमें सीखना है molecularity and order of a reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी किसको कहा जाता है और ऑर्डर किसको कहा जाता है, ठीक है। इसी के अंदर में हम लोग सीखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन आपको 2 तरह का होते हैं, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक बार में केवल एक काम होगा, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक बार में केवल एक काम होगा, उनको कहते हैं हम लोग सिंगल स्टेप और सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन करते हैं। और एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें कई चीज आपको हो जाते रहेंगे, कोई आगे होगा, कोई काम पीछे होगा, तो उसमें कई चीज आपको काम हो जाएगी, तो उसको कहते हैं मल्टी स्टेप और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मल्टी स्टेप और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये सिंगल स्टेप है, इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, जो कुछ भी होगा आपके सामने होगा, ठीक है। और एक होता है मल्टी स्टेप जिसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी कहते हैं, जिसमें ऊपर से जो आपको दिखते रहेगा वो ट्रूली आपको होते नहीं रहेगा, ठीक है। आपको जो ऊपर से दिखते रहेगा उसके बीच में कुछ कुछ और हो जाते रहेगा और नेट ओवरऑल रिएक्शन आपको खाली दिखेगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, इसका क्या हम मतलब सीखें, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कई बातें होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, ए से रिएक्टिंग सब्सटेंस पहले बी में जाता है, बी से सी में जाएगा, सी से डी में जाएगा, डी से ई में जाएगा। तो ऊपर से जब आप रिएक्शन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो ए से ई में डायरेक्टली जा रहा है। ओवरऑल जब रिएक्शन जब आप देखेंगे, बहुत सारे रिएक्शन आप किताबों में लिखे हुए देखते हैं, तो ऊपर से आपको लगेगा कि ए ई में जा रहा है, बस इतना ही हो गया। जब इस ए को ई में जाते हुए रिएक्शन को साइंटिस्ट आज के जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है
केमिस्ट्री लैब में जो अवेलेबल है, उनके जरिए जब इनको स्टडी करता है तो पता ये चलता है कि नहीं, ए डायरेक्टली आपको ई में नहीं गया है, बल्कि ए पहले कुछ टाइम लेकर के, कुछ रास्ते को फॉलो करते हुए, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए बी में चला गया। इसके बाद बी कुछ और दूसरे रूल्स को फॉलो करते हुए सी में चला गया। सी कुछ तीसरे रूल्स को फॉलो करते हुए डी में चला गया। एंड एट द एंड डी इज कन्वर्टेड इनटू ई। तो ऐसे हम देखते हैं, ऐसे हमें ऊपर से ये लगता है कि ए ई में चला गया, जबकि इसको हम बारीकी से साइंटिस्ट जब इसको रिसर्च करते हैं तो पता चलता है कि ए डायरेक्टली ई में नहीं आया है, ए पहले बी में गया है, सी में गया है, डी में गया है, तब फिर वो आपको ये हुआ। तो ये असल में ओवरऑल रिएक्शन ए टू ई है, लेकिन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ several sequential reactions. It is a combination of several sequential reactions. Sequential reaction का मतलब हो गया एक के बाद कोई दूसरा, दूसरा के बाद कोई तीसरा और तीसरा के बाद कोई चौथा। इनको जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ए टू ई बनता है। अब देखिए आपको सिंगल स्टेप सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये ए से बी जो दिखाया गया है यहाँ पर, या बी से सी जो दिखाया गया है, या सी से डी जो दिखाया गया है, या डी से ई दिखाया गया है, इस ए से बी में आपको केवल एक काम हो रहा है। कोई भी एक काम हो रहा होगा, इसके अंदर में कोई एटम टूटकर दूसरी जगह जा रहा होगा, कोई इस पर अटैक कर रहा होगा, या ये किसी पर जाकर अटैक कर रहा होगा। इस पर यहां से यहां जाने में केवल एक जॉब हो रहा है और वो सिंपल है, उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं है और वो क्लियर है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल स्टेप सिंपल और एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जो है वो क्लियर है कि ए बी में ही जा रहा है। अब बी से जो सी में जब हम जाते हैं तो यहां पर भी आपको केवल एक काम हो रहा है, कोई एक काम हो रहा है। या तो बी के अंदर कुछ एटम इधर से उधर हो रहा होगा, या बी किसी पर अटैक कर रहा होगा, या बी पर कोई अटैक कर रहा होगा, लेकिन एक काम हो रहा होगा और उस काम के होने पर ये बी आपको सी में चला गया। ठीक है, तो ये भी आपको किस कैटेगरी में आ गया, सिंगल स्टेप या सिंपल या एलिमेंट्री स्टेप में आ गया। इसी तरह से ये भी आपको सिंगल स्टेप में आ गया और ये भी आपको सिंगल स्टेप में आ गया। ऐसे ऐसे सेवरल सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऐसे ऐसे सेवरल एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन को जब हम कंबाइन कर देते हैं, देन वी गेट अ मल्टी स्टेप रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जिसमें ऊपर से तो हमें दिखाई दे रहा है कि ए आपको ई में जा रहा है, लेकिन जब वो रिएक्शन होता है तो हमारे अनजान में ये सारे काम हो जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको जब किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को, जब किसी भी मल्टी स्टेप रिएक्शन को आप इस तरीके से डिटेल रिसर्च करके बताते हैं कि नहीं पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तब फिर ये हुआ, इसी को कहा जाता है मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। समझे? तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, मैकेनिज्म का डिफिनेशन क्या हो गया। स्टेप वाइज details showing the chemical changes along with their time of completion of each step is called a mechanism। क्या कहा जाता है इसको, मैकेनिज्म ही कहा जाता है।
पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो अगला चैप्टर हम लोग छुएंगे वो सीधे यही से स्टार्ट होगा। आपको स्टेप वाइज डिटेल्स, आप हर स्टेप का डिटेल बताइए कि कौन सा स्टेप में क्या हुआ है। स्टेप वाइज डिटेल्स शोइंग द केमिकल चेंजेस, हर स्टेप में कौन सा केमिकल चेंज हुआ उसको आप दिखाइए। along with their time of completion of each step, और उसके साथ साथ आपको यह भी बताना होगा कि कौन सा स्टेप कितने देर में कंप्लीट होता है। जब ये पूरी बात आप बता देते हैं तो आप कहते हैं कि आप उस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिफाइन कर रहे हैं। उस रिएक्शन को क्या डिफाइन कर रहे हैं? मैकेनिज्म डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब टाइम का जब बात आपको ये हो ही गया है तो कोई जरूरी है क्या कि किसी केमिकल रिएक्शन में सारे स्टेप्स बराबर टाइम में कंप्लीट होते हो? अगर ये 10 मिनट में हो तो ये भी 10 मिनट में हो, ये भी 10 मिनट में हो, ये भी 10 मिनट्स में हो, ऐसा बहुत कम रिएक्शन मिलता है। ऐसा हो सकता है कि ये आपको 1 घंटा में होता हो, ऐसा हो सकता है कि 1 मिनट में होता हो, ऐसा हो सकता है कि 1 सेकंड में होता है, ऐसा हो सकता है कि 1 दिन में होता है। समझ रहे हैं? तो डिफरेंट स्टेप का टाइम कितना लगेगा ये टोटली डिफरेंट हो सकते हैं। और वैसे केस में वो स्टेप जो कम टाइम में कंप्लीट होता है, वो स्टेप इनमें से जो कम टाइम में कंप्लीट होता है वो फास्ट होता है। वो क्या होता है? फास्ट होता है। और वो स्टेप जो सबसे ज्यादा टाइम में कंप्लीट होता है वो स्लो स्टेप होता है। The step which completes in longest time is the slow step। क्या कहते हैं उसको? slowest step। This is also known as RDS, rate determining step। क्या कहते हैं इसको? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं, ए आपको गया बी में, बी आपको गया सी में, सी गया आपको डी में और डी गया आपको ई में। मान लीजिए कितना टाइम, मान लीजिए कि इसको करने में आपको 1 मिनट टाइम लगा, इसको करने में आपको 1 आवर लगा, इसको करने में आपको 1 डे लगा और इसको करने में आपको 1 सेकंड लगा। ये मैं मान लिया, ऐसे ही रिएक्शन चलते हैं। ये ए से बी जाने में 1 मिनट, बी से सी जाने में 1 आवर, सी से डी जाने में 1 डे एंड डी से ई जाने में ओनली 1 सेकंड। एक चीज बताइए, ये ए से बी तो आपको रिएक्शन स्टार्ट करेगा 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, बी से सी भी आपको 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप सी पर पहुंचेंगे, और आपको रिसर्च से पहले से ही पता है कि सी से डी जाने में हमें 24 आवर्स लगते हैं, जैसे ही आप सी पर पहुंचेंगे आप कहेंगे कि चलो अब सी पहुंच गए, अब हमें अगले दिन इसी टाइम यहां पर आने की आवश्यकता है। 1 दिन पूरा ये लेगा। और जैसे ही सी से डी जाएगा, आपको तो पहले से पता है कि डी बन जाएगा ना, तो फिर अगले 1 सेकंड में ही आपको ई भी बन जाएगा। बताइए, आप जो इतना इंतजार किए वो कौन आपको इतना इंतजार करवाया? वो आपको ये स्टेप आपको इंतजार करवाया। यानी कि ए से ई जाना हो, ए से ई अगर जाना हो तो हम सबसे पहले किस पर विचार करेंगे? अरे ये सब तो सब तुरंत हो जाएगा, ये वाला ना बहुत टाइम लेगा, तो इसके कारण आप रुके हुए रहेंगे कि नहीं? तो रिएक्शन कितना देर में कंप्लीट होता है, इसमें सबसे ज्यादा डिटरमाइनिंग फैक्टर ये वाला स्टेप का टाइमिंग है। और यही आपका स्लोवेस्ट स्टेप है, सबसे धीरे धीरे चल रहा है, और यही आपको
दिस इज ऑल्सो नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पूरे रिएक्शन का ए से जब आप ई जाते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरे रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, ये पूरा स्टेप कितना देर में कंप्लीट होगा। तो ये सारा चीज डिसाइड करने के लिए ये वाला स्टेप को मेजर किया जाता है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली टाइम आपको किस में लगा, आपको इसमें लगा। तो साइंटिस्ट ने ऐसा कहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन अगर लिखना हो तो उसमें मौजूद जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसको देख करके उसके रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखा जाता है। ठीक है, ये सब चीज हम सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप एक चीज और देख सकते हैं, ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या है। ओवरऑल रिएक्शन इज ए टू ई, और ये क्या है, इसका मैकेनिज्म है। ओवरऑल रिएक्शन आपका ए टू ई है, और ये क्या है उसका मैकेनिज्म कि ए पहले बी में गया, बी पहले सी में गया, सी फिर डी में गया, डी फिर ई में गया। समझ में आया। अब देखिए ये क्या है, ये है रिएक्टेंट, और ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। तो हमसे पूछा जाएगा कि ये और ये क्या है, तो ये ना ही रिएक्टेंट है, बी सी डी, रिएक्टेंट तो ये है और प्रोडक्ट ये है। तो फिर इन तीनों को क्या कहेंगे, तो इन तीनों को हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट। इन तीनों को क्या कहते हैं हम लोग, इंटरमीडिएट्स कहते हैं। ए एंड बी ये स्टार्टिंग मटेरियल है, ये रिएक्टेंट है, ये एंड प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट है। तो बीच वाले लोग क्या है, तो बीच वाले जितने भी बनते हैं उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उनको हम लोग, इंटरमीडिएट्स कहते हैं। ठीक है, 2 मिनट रोक दो।